हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 9। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं, अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो ये चैनल आपके लिए है। भूगोल से मैं एग्ज़ाम से पहले मैं गारंटी देता हूँ, इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। बस आप बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं क्वेश्चनों की संख्या मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, तो मैं क्वेश्चन की संख्या कम रखा हूँ और सोचता हूँ कि कम करें लेकिन बेहतर करें और अच्छा मतलब कंटेंट आपको दे पाएँ। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे मेरा व्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो प्रयास मैं करूँगा कि 40 क्वेश्चनों को लेकर के आऊँ। तो आप पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों में, क्योंकि मैं मेहनत तो करूँगा लेकिन अगर व्यू जाएंगे नहीं तो फिर मुझे क्या फ़ायदा तो है वो नहीं, है ना। तो कोशिश कीजिए अपने लेवल पर भी कि थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये चैनल पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा मैं मोटिवेट हूँ और प्रश्नों की संख्या में बढ़ाऊँ। ठीक है, और जैसा क्वेश्चन का लेवल है आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये कंटेंट ज़बरदस्त है। ठीक है, तो मेरा ये गारंटी है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले तक आपको हम हर तरह का क्वेश्चन, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन को, सारे तरह के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ अनजान सा ना महसूस हो। ठीक है, वैसे देखिए हर एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा भंडार होता है, क्वेश्चनों का भंडार होता है, ना जाने एग्जामिनर कहाँ से उठा के पूछ दे, लेकिन पूछेगा तो सिलेबस नहीं पूछेगा ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अरेंज करके आपको प्रोवाइड करवा दो। जिससे 1000 का क्वेश्चन का मैंने पहले वन लाइनर करवाया, तो वहाँ सब देख सकते हैं उसे। पिछला बार मैंने कुछ सेट करवाए थे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर से मैं सेट करवा रहा हूँ 20 क्वेश्चन का, वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में 40 क्वेश्चन का लाऊँ, वहाँ से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप भूगोल का स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट आपका भूगोल है, तो निश्चित तौर पर एक चैनल आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टूडेंट महामार्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है ये आपको बताना है। डार्विन और मेलबर्न के बीच में स्थित है, या फिर एडमोंटन और एंकोरेज के बीच में स्थित है, या फिर वैंकूवर और सेंट जॉन सिटी के बीच में स्थित है, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए जब टू दी पॉइंट जब पूछा जाए ना, तो आप इसको भूल जाइए। ऑप्शन नंबर डी को तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, जब ये पॉइंट क्या है, स्टैटिक पॉइंट है, यही एक ही इसका आंसर हो सकता है, तो फिर तो डी का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखेंगे आप कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टूडेंट महामार्ग है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख हाईवे है। ठीक है, क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, एक प्रमुख हाईवे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये है किसके बीच में स्थित है? ये डार्विन और मेलबर्न के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टूडेंट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया में है और ये डार्विन और मेलबर्न के बीच में स्थित है। ठीक है, देखिए हमेशा इजी क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इजी ही आते हैं, बाकी आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करके ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चनों को आपको आदत डालनी होगी पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे होंगे देखेंगे इतना हार्ड क्वेश्चन, भाग जाएंगे। भागने के नहीं है, आपको लड़ना है, और जो लड़ता है वही जीतता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही मुश्किल है। तो किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेट पॉइंट है, टू दी पॉइंट पूछा गया है, तो इसमें मतलब कि डी तो होगा ही नहीं, इसको ऐसे हटा दीजिए। जहाँ पे लगता है कि स्टेटिक पॉइंट है तो कोई एक ही आंसर होगा। पूछा किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है, तो कोई एक ही देश में अधिक होगा ना, कि सभी देश में तो होगा नहीं, कोई एक ही देश में कोई होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पे देखेंगे कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भी एक नया रिपोर्ट आ रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार अब जो भी नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अब देखेंगे कि चेक गणराज्य, क्या नाम है? चेक गणराज्य एक देश है ये,
और इस देश का भी जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट में, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में अगर चेक गणराज्य है तो आप इसे ही टिक करना, ठीक है, चेक गणराज्य, ना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्योंकि ये नवीनतम आंकड़ा के अनुसार अभी चेक गणराज्य को ही माना गया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेलवे जो नेटवर्क है उसका घनत्व सबसे अधिक यहीं पर है, चेक गणराज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये दिखे तो इसी को टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिग ट्रक रूट। क्या है? बिग ट्रक नहीं है, ये ट्रंक होगा। क्या होगा? ट्रंक कर लीजिए इसको, बिग ट्रंक कर लेते हैं। चलिए, बिग ट्रंक रूट, ठीक है, खालिस्तान से होकर गुजरती है। अब बताना है कि बिग ट्रंक रूट जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। ये जो बिग ट्रंक रूट है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती हैं। वैसे तो पहले भी आपको कई बार मैंने बताया है कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये सबसे व्यस्तम है ना, सबसे बिजी रहने वाला मार्ग है ना। तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्तम समुद्री मार्ग है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सबसे व्यस्त रहने वाला मार्ग है और यहाँ से पूरी दुनिया का 1/4 व्यापार इसी से होता है। कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक महासागर के होकर ही होता है। पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है वो 1/4 यहीं से होता है, इसी मार्ग से होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये सबसे क्या है, व्यस्तम समुद्री मार्ग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिग इंच। क्या है? बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन खालिस्तान का परिवहन करती है, ठीक है। तो ये जो नाम है आपका बिग इंच पाइपलाइन का परिवहन करता है, किसका करता है? पानी का, एलपीजी का, पेट्रोलियम का, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम, ठीक है। बिग इंच जो पाइपलाइन है वो पेट्रोलियम का परिवहन करती है, ठीक है। अब ये जो पाइपलाइन है ये आपको देखने को मिलेगा टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैला हुआ है, ठीक है, टेक्सास से न्यू जर्सी तक, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बिग इंच और कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको लिटिल बिग इंच, ये भी ध्यान रखिएगा, लिटिल बिग इंच, ठीक है। तो लिटिल बिग इंच भी मिल सकता है और बिग इंच, ये दोनों अलग अलग है वैसे, लेकिन ये दोनों को कंबाइंड रूप में हम लोग इसको कहते हैं, ये दोनों को सामूहिक रूप का जो कहा जाता है वो कहा जाता है इंच पाइपलाइन। इंच पाइपलाइन मतलब ये हुआ कि अगर इंच पाइपलाइन कहा जा रहा है तो ये दोनों का कंबाइन कहा जा रहा है कि दोनों को मिला करके, और अलग अलग है तो फिर अलग अलग ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इंच पाइपलाइन दो है, एक लिटिल बिग इंच है और एक बिग इंच पाइपलाइन है। तो ध्यान रखिएगा बिग इंच पाइपलाइन जो है वो टेक्सास से न्यू जर्सी के बीच में परिवहन होता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का परिवहन कर रहा है? तो ये पेट्रोलियम का परिवहन कर रहा है। देखिए मैंने जो क्वेश्चन को अरेंज किया है वो क्लास 12th का जो बुक है ज्योग्राफी का, वहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि यार कुछ अलग दिख रहा है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के अधिकांश विशाल बंदरगाहों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नौसेना बंदरगाह, तेल बंदरगाह, व्यापक बंदरगाह, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सवाल ये है कि दुनिया के अधिकांश विशाल बंदरगाहों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नौसेना बंदरगाह, तेल बंदरगाह, व्यापक बंदरगाह, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया के जो अधिकांश विशाल बंदरगाह है उससे हम लोग व्यापक बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत होते हुए देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया का जो अधिकांश विशाल जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उसको व्यापक बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का प्रभाव सबसे अधिक है। वो बताना है कि किस द्वीप में
किस महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का प्रभाव सबसे अधिक है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एशिया है ना, एशिया महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया आदि के बाद वैश्विक व्यापार का एक प्राचीन विशेषता यहाँ पे रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक युग्म चैनल टनल द्वारा जुड़ा हुआ है? बताना है आपको कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जो टनल दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक युग्म है जो चैनल जो है वो टनल के द्वारा जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लंदन बर्लिन, लंदन पेरिस या फिर बर्लिन पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरिस लंदन। पेरिस लंदन कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखेंगे लंदन पेरिस, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चैनल, ये जो युग्म है ये चैनल टनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो आप बताएंगे लगभग 50.45 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, लगभग मान के चल सकते हैं 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर लंबा ये चैनल टनल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बाकी इसका जो निर्माण हुआ था, ये इसका निर्माण पूरा हुआ था 1993 में। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसका जो इस चैनल का जो टनल जो काज पूरा हुआ वो 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका राष्ट्र OPEC का हिस्सा है, यानी कि ओपेक का हिस्सा है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र ओपेक का हिस्सा है? ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओपेक है क्या। देखिए ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इससे पता चल गया कि क्या है ये, पेट्रोलियम से संबंधित है ये, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि इसका जो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र यानी कि ओपेक का जो हिस्सा है, इसमें बताना है कि कौन इसमें हिस्सा है। ठीक है, तो ये जानते हैं पहले हम लोग कि ओपेक का या इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, ये है वियना में। कहाँ पे है? वियना में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने हैं, इसमें देश कितने शामिल हैं, तो 13 देश शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 13 देश शामिल हैं। और इनकी स्थापना कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ जानकारी आपको दे पाएँ हम, जैसे कि इसमें और कौन से देश हैं, जैसे ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। ठीक है, तो इस तरीके से 13 देश इसमें शामिल हैं। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वियना में है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। इसकी स्थापना होती है 1960 में। इसमें कुल देश हैं 13। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ओपेक में यहाँ पे ब्राज़ील और चिली नहीं है, वेनेजुएला सिर्फ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस व्यापार ब्लॉक में भारत एक सहयोगी सदस्य है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस व्यापार ब्लॉक में भारत एक सहयोगी सदस्य है? साप्टा, OECD या फिर एशियन या फिर ऊपर से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें से कौन इसका सही आंसर होने वाला है। भारत किसका एक सदस्य है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि साप्टा क्या है। तो साप्टा है साउथ
साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। OECD क्या है? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ठीक है। और एशियन का क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये तीनों का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये तीनों साप्टा क्या है, OECD क्या है, एशियन क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि किस व्यापार ब्लॉक में भारत एक सहयोगी सदस्य है। तो ये है इसका एशियान का भारत एक सहयोगी सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का C, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे में मुझे बताइए कमेंट करके कि एशियन जो है उसका स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी अच्छी तरह से प्रलेखित शहरी बस्ती पाई गई है? सिंधु घाटी में, नील घाटी में, या फिर मेसोपोटामिया में? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी और अच्छी तरह से प्रलेखित शहर बस्ती पाई गई है? सिंधु घाटी, नील घाटी, या मेसोपोटामिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट में पता चला है कि मेसोपोटामिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यताओं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा क्या है, ये पुराना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कि ये लगभग 5000 साल पहले की बात है, वहीं पर ये 5500 साल लगभग पहले की बात है। तो हुआ ना, ये सिंधु घाटी से भी पुराना क्या है, मेसोपोटामिया है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था कि सबसे पुरानी और अच्छी तरह से प्रलेखित शहरी बस्ती कौन सी है, तो वो तो था, सिंधु घाटी भी था, है ना। लेकिन ये 5000 साल पहले का है, और इससे ही पुराना पता चला कि मेसोपोटामिया है, जो ये 5500 साल पहले की बात है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मोनोकल्चर का अनुसरण नहीं करता है? बताना है कि कौन इसमें से मोनोकल्चर का अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग, मिश्रित खेती, वृक्षारोपण कृषि, या फिर होगा उपयुक्त से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले ये जानिए कि मोनोकल्चर होता क्या है। मोनोकल्चर होता है कि एक समय में एक खेत में एक फसल उगाने की प्रथा, ठीक है। एक समय में एक खेत में एक ही फसल पर उगाने की प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि नहीं करता है, तो नहीं करता है कौन, मिश्रित खेती, क्योंकि इसमें एक ही खेती तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डेयरी फार्मिंग ठीक है, वृक्षारोपण भी होगा, लेकिन मिश्रित खेती यहाँ पे नहीं होगा, मोनोकल्चर के अनुसार नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि मोनोकल्चर क्या है, तो एक समय में एक खेत में एक ही फसल लगाने की प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जब गलत पूछा जाए तो इसको काट दीजिए और देखिए कौन सा कथन सही है। पहले ये पता कीजिए कौन सा कथन सही है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गलत कौन है, ठीक है। तो पहले देखिए, भारत में बंदरगाह कस्बों में उद्योग की आकर्षित किया है। भारत में बंदरगाह जो है वो कस्बों ने उद्योगों को क्या किया है, आकर्षित किया है। तो हाँ ये सही है, बंदरगाह है तो कस्बों को उद्योगों को आकर्षित किया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बंदरगाह अगर नज़दीक होगा तो उद्योग को तो आकर्षित करेंगे ही, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, चीनी सूती वस्त्र
और वनस्पति तेल फुटेज उद्योग हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। तीसरा में है सस्ती जल परिवहन ने हुगली के किनारे जूट मिल उद्योग की सुविधा प्रदान की है, तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, तो देखिए 2 सही मिल गया, हमें पता क्या करना था, गलत। तो गलत कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ये फुटलूज उद्योग क्या है। यहाँ पे ये फुटेज नहीं होगा, फुटलूज होगा, यहाँ पे लूज छूटा हुआ है। ठीक है, ये होता है फुटलूज। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि फुटलूज उद्योग होता क्या है। देखिए फुटलूज उद्योग आमतौर पर वे होते हैं जो ऐसे उत्पादों का उत्पादन नहीं करते जो उत्पादन और परिवहन के दौरान बड़े वजन परिवर्तन का अनुभव करते हैं। शायद इसका एक उदाहरण है, कहने का मतलब ये है जैसे कि चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति, ये क्या है, फुटलूज उद्योग है, ये ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि फुटलूज उद्योग में वे आएंगे जिसके हम परिवर्तन फिर नहीं कर सकते। इसे कैसे समझाऊँ, जैसे कि शहद ही है, तो शहद को हम क्या करते हैं, शहद एक बार जब निकाल लेते हैं तो क्या शहद से फिर कुछ परिवर्तन की कुछ नई चीज़ बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये इसके उदाहरण है, ये अंतिम ही उत्पाद है ये। तो ऐसे उत्पाद जो अंतिम उत्पाद हैं उसे फिर हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उसे कुछ नए नए प्रोडक्ट उससे नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मोम हो गया, शहद है, तो ये सब क्या है, ये सभी फुटलूज उद्योग के उदाहरण है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, चीनी से हम कुछ और भी बना सकते हैं। सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, और वनस्पति हो गया, तो वनस्पति तेल से कुछ और भी बनाते प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सूती वस्त्र तैयार करते हैं, चीनी से करते हैं। तो ये कह रहा है कि फुटलूज उद्योग है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान में इतना रखना है, फुटलूज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अंतिम प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, इसका अगर कुछ और उदाहरण अगर पूछा जाए, जैसे हीरा हो गया, कंप्यूटर चिप्स हो गए, मोबाइल निर्माण हो गए, तो ये सभी क्या है, फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फुटलूज उद्योग होते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो फुटलूज उद्योग होते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो इसे भी आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है। व्यक्तिगत रूप से बोला है, जब व्यक्तिगत की बात आ जाए तो समझिए वो क्या होगा, पूंजीवादी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था देश किसको कहते हैं, जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था शामिल हो, वहाँ पे उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप देखेंगे अमेरिका एक कौन सा देश का उदाहरण है, पूंजीवादी देश का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश का उदाहरण है। ठीक है, जो कि भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो ये करता है बुनियादी उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कुटीर उद्योग भी नहीं हुए हैं, फुटलूज भी नहीं होगा, और लघु उद्योग भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर तो ये क्या होगा, बुनियादी उद्योग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा, इनसे कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, बुनियादी उद्योग। बुनियादी उद्योग। ठीक है, बाकी मैंने फुटलूज बता दिया है क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लोहा और इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है। सवाल है कि लोहा और इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है, पीटर्सबर्ग, टोक्यो, जमशेदपुर, या उपयुक्त में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो देखिए लोहा और इस्पात की राजधानी है वो कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय गतिविधि है, कृषि, व्यापार या शिकार, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो व्यापार है वो तृतीय गतिविधि में आएगा, जो कृषि प्राथमिक में आएगा, प्राथमिक में आएगा। ठीक है, शिकार भी आपका प्राथमिक में ही आएगा, व्यापार में आप व्यापार तो आपका तृतीयक हो ही गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। ध्यान रखिएगा तृतीयक में वही आते हैं जो सर्विस से संबंधित होते हैं, जो हम सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार, परिवहन, है ना, ये सब प्रशासन, ये सब किस में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोहा प्रगलन या प्रगलन, गलन ला छूटा हुआ है, लोहा प्रगलन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो लोहा प्रगलन देखेंगे आप, ये मैन्युफैक्चर से संबंधित है, कि द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा, तो ये सही है। मैन्युफैक्चर से संबंधित जितने भी वर्ड आ जाए समझिएगा कि वो द्वितीय क्षेत्र का है। तो लोहा प्रगलन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर से खनन कर रहे होते तो प्राथमिक में आता। अब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं उसको, तो ये गला रहे हैं, लोहा गला के कुछ बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चर से संबंधित, यानी कि ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब यही वस्तु को कोई बेच रहा होगा तो उसको वो फिर वो बेचने का काम हो जाएगा क्या, तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सर्विस सेक्टर में चला जाएगा वो। ठीक है, तो लोहा प्रगलन यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। बोला है कौन नहीं है? मछली पकड़ना ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर का। और टोकरी बुनाई, टोकरी बुनाई देखिए टोकरी बुनाई किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि टोकरी को बुनाई किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मछली पकड़ना ये प्राइमरी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। मछली पकड़ना क्या है, एक प्राथमिक कार्य ना कि द्वितीय कार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है? तो बड़े शहर हैं, शहरों के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र तो होगा नहीं, द्वितीय क्षेत्र भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस सेक्टर सही आंसर होगा। सेवा हो या फिर तृतीय क्षेत्र, जो भी लिखा होता वो उसका आंसर वही होता। ठीक है, सर्विस सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ प्राथमिक नहीं होगा, द्वितीयक नहीं होगा। कृषि में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सभी क्या है, प्राथमिक कार्य में आएगा। फिर कृषि कार्य से जो भी मिलता है प्रोडक्ट, जो भी निकाल कर जाते उत्पादन करते हैं, उसको जाकर मैन्युफैक्चर फिर करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। और उसी को अगर सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। जैसे कि अब धान को कोई गाड़ी से ढो रहा है, तो धोने का काम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च डिग्री और नवाचार के स्तर को शामिल करने वाली नौकरियां को क्या किस रूप में जाना जाता है? देखिए अभी आप लोग अब सुने होंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थ, 3 तक सुने होंगे आप लोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जब क्लास 12 में फिर जाएंगे और वहाँ का जब भूगोल का पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा द्वितीय के बाद, तृतीय के बाद चतुर्थ भी देखने को मिलेगा और पंचम क्रियाकलाप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो उच्च डिग्री है और नवाचार है वो आपको पंचम क्रियाकलाप में देखने को मिलेगा। ये 5वां क्रियाकलाप यानी कि 5वें क्षेत्र का है ये। उच्च डिग्री और नवाचार के स्तर को शामिल करने वाली जो नौकरियों को क्या कहते हैं, पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, पंचगामी गतिविधि ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। डेटा व्याख्या और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग और मूल्यांकन करती हैं। ऐसे को नवाचारों को लोग क्या कहते हैं, पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, भौगोलिक तौर पर बिहार को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या उपयुक्त से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है पर्वतीय एवं तराई भाग। ठीक है, दूसरा है आपका मध्य विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान। और तीसरा है आपका दक्षिण का पहाड़ी किनारा, दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ये 3 भागों में बिहार को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जब सवाल मैं बनाऊंगा तो उसमें से ये 3 में से कोई 2 ऑप्शन दूंगा, कोई एक अलग ऑप्शन को डालूंगा, तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।